मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पार्ट 2। देखिए, सीएफटी की बात करने से पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स और उनके शेप की। कितने प्रकार के ऑर्बिटल्स के बारे में आप जानते हैं या उनके शेप के बारे में आप जानते हैं? हम कहते हैं ऑर्बिटल होता है एस या पी या डी या एफ जी, और इन्हीं नॉमेनक्लेचर में इनकी शेप कैसी होती है थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एस ऑर्बिटल होता है कुछ ऐसा। एस स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल इन शेप, यानी कि गोलाकार है। हम चाहे तीनों एक्सिस की अलोंग द एक्सिस चले जाएं, ये बिल्कुल गोलाकार रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं बिल्कुल सिमिलर रहती है। इसी तरह से पी ऑर्बिटल, अब पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है आप जानते हैं, इसकी शेप होती है डंबल शेप में, कुछ इस तरह से। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ चेंजेस किस तरह से है कि पी ऑर्बिटल अगर डंबल शेप में है तो अगर पी एक्स की बात करें, क्योंकि तीन तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, उसमें पी एक्स में अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ होगा। जैसे जो भी लोब आई है वो एक्स एक्सिस की तरफ किस तरह से है कि एक तरफ डार्कर पार्ट होगा, हम कहेंगे ये पार्ट डार्कर है और ये वाला पार्ट लाइटर है। या मैं यो भी कह सकता हूं कि ये माइनस में होगा या ये प्लस में होगा। ठीक है, इसी तरह से पी वाई ऑर्बिटल को देखिएगा, पी वाई किस तरह से है कि अलोंग द वाई एक्सिस है, जहां पर ये पार्ट अगर हम कहेंगे प्लस है तो ये वाला पार्ट माइनस होगा। इसी तरह से पी जेड पे जाते हैं तो अलोंग द जेड एक्सिस, इस वाले एक्सिस की तरफ देखिएगा, अलोंग द जेड एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पर ये तो हुआ कौन सा पार्ट, प्लस, ये हुआ माइनस पार्ट। तो ये दोनों शेप हुई एस और पी की। खास बात क्या हो रही है कि एस ऑर्बिटल में क्या है शेप कि सेंटर से दोनों तरफ चले जाएं तो डेंसिटी रिमेज द सेम, लेकिन पी ऑर्बिटल में कुछ सिंबल्स चेंज हो रही है। आगे हम बात करेंगे कि इनको हम ग्रेड और अनग्रेड प्रकार के ऑर्बिटल्स भी। इसी तरह से डी के 5 ऑर्बिटल होंगे। कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। वैसे स्क्वायर नहीं कहना चाहिए, केमिस्ट्री में हम कहते हैं डी एक्स टू डैश वाई टू और डी जेड टू। यहां क्या है, यहां पर दो तरह के सेट हमें देखने में आ रही है। तीन ऑर्बिटल्स, कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं ऐसे देखिएगा, ये पहला डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इन्हें जरा ध्यान से देखिएगा। डी एक्स वाई में क्या है, जो लोब है हमारी, वो लोब कहाँ गई है, वो लोब हमारी चली गई है एक्स और वाई ऑर्बिटल के बीच में, यहां पर इस जगह पर। यहां पर क्या हुआ कि जो लोब है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है बल्कि इन बिटवीन द एक्सिसेस है। उसी तरह से वाई जेड में जाते हैं तो लोब कहां जा रही है, इस वाई और जेड के बीच में जा रही है। डी जेड एक्स में क्या होगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में आ रही है। तो तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जेड एक्स, वो तो ऐसे हैं जहां पर जो लोब है हमारी टी ऑर्बिटल की, वो इन बिटवीन द एक्सिसेस आ रही हैं। लेकिन दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जहां ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा है। दो ऑर्बिटल वो कौन से हैं, एक तो है डी एक्स टू डैश वाई टू। यहां क्या हुआ कि अलोंग द एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्स के अलोंग है। इसी तरह Z2 जाए, Z2 की तो डिटेल में हमें बात करनी होगी क्योंकि ये सबसे अलग तरह का स्ट्रक्चर है और कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसकी शेप इस ऐसी इतनी डिफरेंट क्यों हुई है। तो हम कह सकते हैं कि 5 डी ऑर्बिटल्स अलग अलग तरह के होंगे। तीन ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो इन बिटवीन द एक्सिसेस होंगे
और 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो अलोंग द एक्सिस होंगे। तो जैसे यहां देखिएगा, ये हमने लिए 3 ऑर्बिटल का सेट लिया है, dxy, dyz और zx। ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो हमने कहा लोब्स लाइंग बिटवीन द एक्सिस, और इन्हें हम, चूंकि 3 का सेट है ना, इसलिए हम इन्हें कहते हैं T2G। G डिनोट करता है गिरेड से। गिरेड का मतलब होता है कि सेंटर के दोनों ओर अगर आप जाते हैं तो सिमिट्री सिमिलर रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। सेंटर से दोनों ओर जाएंगे तो प्लस प्लस या माइनस माइनस आएगा। तो ये 3 ऐसे हैं जिन्हें हम कहेंगे ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, और ये ग्रेड तरह का, डी ऑर्बिटल्स ग्रेड तरह का होता है, एस ऑर्बिटल भी ग्रेड होता है, लेकिन पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। पी ऑर्बिटल अनग्रेड की तरह का होता है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन 2 डी के ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसे हमने कहा लाइंग अलोंग द एक्सिस, बिल्कुल वैसा जैसा पी ऑर्बिटल में था कि अलोंग द एक्स, वाई और जेड एक्सिस थे। ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह से हमने कहा dx2 डैश y2 और dz2। लेकिन इन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं EG, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स हैं। इनका मतलब होता है कि ये डबली डीजनरेट है। E स्टैंड्स फॉर डबली, तो T होता है ट्रिपली डीजनरेट और E होता है डबली डीजनरेट, क्योंकि 2 है ना, इसलिए हमने कहा है डबली, तो डबली डीजनरेट। तो 2 तरह के हुए हमारे पास में डी के ऑर्बिटल्स। इन्हें इस तरह से देखिए फिर से कि ये किस तरह से बने हैं कि dx2 डैश y2 और dz2, उसमें स्पेशली हमें बात करनी होगी dz2 ऑर्बिटल्स की। जैसे मैंने कहा था ना कि सारे ऑर्बिटल एक तरह से, लेकिन dz2 की शेप ऐसी क्यों हुई, जिसे हम डोनट शेप भी कहते हैं। तो डोनट शेप वास्तव में क्या है कि जब हमने कहा कि dx2 डैश y2 शेप बनती है, तो जाहिर सी बात है dz2 डैश x2 भी बननी चाहिए, या z2 डैश y2 शेप भी होनी चाहिए, और वास्तव में ऐसा होता भी है। तो हम क्या कहते हैं कि दोनों तरह की शेप, कौन कौन सी, dz2 x2 और dz2 y2, क्योंकि एक हमने बात कर ली थी x2 y2 की, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है dz2। इसे हम कहते हैं कि डोनट शेप है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर देखिए, इसे हम हटाते हैं कि अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, ये कुछ इस तरह से। अगर ये z एक्सिस है, ये x है और ये y है, तो लोब्स किस तरह से बनानी होगी, लोब बनेगी हमारी अलोंग द z एक्सिस, कुछ इस तरह से। सिंबल कैसा होगा, सिंबल होगा अगर यहां प्लस तो ये भी प्लस। क्यों लिया, अगर मैं माइनस लेता तो वो अनग्रेड हो जाता, जबकि डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ग्रेड तरह के होते हैं। लेकिन ये जो बीच में जो बनी है जिसे हम कहते हैं कॉलर, ये बनता है कॉलर। तो इस डोनट की कॉलर बनी, माइनस सिंबल आता है यहां पर, इसे हम कहते हैं कॉलर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो dz2 वास्तव में क्या है, dz2 डैश x2 और dz2 डैश y2 की एक प्रकार से आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग है। इन सभी पांचों ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट भी कहते हैं। क्यों, डीजनरेट का मतलब ये कि सभी पांचों डी ऑर्बिटल्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर जब ये विलगित अवस्था में होंगे तो इनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होगी। उसी तरह से पी ऑर्बिटल भी हम कहते हैं कि इस कंडीशन में आइसोलेटेड अगर कंडीशन में है तो वो भी क्या होगा, डीजनरेट ही होगा, यानी कि px, py, pz की एनर्जी सेम होगी। उसी तरह से 3 अगर p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, डीजनरेट है, तो 5
डी ऑर्बिटल की एनर्जी भी बिल्कुल सेम होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज या जिनकी ऊर्जाएं बिल्कुल सिमिलर होती है, सेम होती है, उन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे बैथे वैन ले। मूलतः भौतिक विज्ञानी थे। 1929 में उन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया। तो पहला प्रश्न होता है कि आखिर इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों रखा, क्योंकि बात तो हो रही है मेटल लिगेंड बॉन्ड की। तो आखिरकार इसका ये नाम रखने का रीजन क्या है? वास्तव में उन्होंने एक ऐसे आयनिक क्रिस्टल के बारे में कल्पना की जिसके सेंटर में एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल, देखिएगा ये मैं बनाता हूं आयनिक क्रिस्टल। ये हुआ एक आयनिक क्रिस्टल, क्यूब स्ट्रक्चर में है। इसके सेंटर में इस तरह से हम एक्सिस बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से x, y और z, x, y और z। इसके यहां सेंटर में हम कहते हैं कि सेंट्रल मेटल कैटायन M+N है। और इसी आयनिक क्रिस्टल के अलग अलग कॉर्नर्स के ऊपर लिगेंड्स या तो मेटल की तरफ आते हैं इस तरह से L, 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 अलग अलग तरह से, या फिर यहां पर हैं। यही रीजन है कि आयनिक क्रिस्टल को मानकर बैथे और वैन लेक ने यह कॉन्सेप्ट दिया। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि यहां पर क्रिस्टल की कल्पना कर ही यह सिद्धांत दिया है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत का रूल नंबर 1 ये है कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की प्रकृति का, यानी कि वो पूरी तरह से आयनिक है। और यहां पर लिगेंड और मेटल आयन दोनों को पॉइंट चार्जेस की तरह माना गया है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या कि मेटल के पास में हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, तो इसे हम कहेंगे कि ये पॉइंट पॉजिटिव वाला पॉइंट चार्ज है। लेकिन लिगेंड तो न्यूट्रल भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अब उस कंडीशन में हम लिगेंड को क्या कहेंगे कि अगर लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव, तब तो वो हुआ पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव तो होगा नहीं लिगेंड के पास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी जो वो मेटल के साथ में, जो कि वो मेटल को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो अगर एब्सोल्यूट चार्ज हुआ जैसे कि नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट चार्ज हुआ। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है तब हम लिगेंड को कहेंगे पॉइंट डाइपोल। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि पॉइंट डाइपोल से क्या मतलब है कि न्यूट्रल लिगेंड हुआ कुछ इस तरह से कि ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यानी कि ओवरऑल ये H2O लिगेंड है। यहाँ पर पार्शियल डेल प्लस चार्ज, डेल प्लस चार्ज, तो यहाँ पर हुआ डेल -2 का चार्ज। तो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का चार्ज जनरेट हो गया। तो ये माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? अब ये अट्रैक्ट हो जाएगा मेटल के प्लस चार्ज की तरफ। इस तरह से मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर लिगेंड अगर न्यूट्रल है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट डाइपोल हुआ। यही केस अमोनिया के संदर्भ में भी कही जा सकती है कि अमोनिया में भी यही सब कुछ होने वाला है। तो लिगेंड दो तरह से डिफाइन किया जाएगा कि या तो वो पॉइंट चार्ज होगा नेगेटिव होने पर, और न्यूट्रल है तो वो पॉइंट डाइपोल होगा। अब मेटल और लिगेंड दो तरह की स्पीसीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैथे वैन लेक उसमें दो तरह की एनर्जीज लगातार काम करेगी। एक वो होगी जो एट्रैक्टिव होगी। एट्रैक्टिव कहां से होगी? मेटल और लिगेंड के पॉइंट चार्जेस की वजह से, क्योंकि मेटल क्या करेगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो
उसकी वजह से डिक्रीज एनर्जी होगी, एनर्जी का मान कम होगा तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मेटल की तरफ लिगेंड आता है तो रिपल्सिव फोर्सेस भी वहां पर लगातार काम करती है। वो रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं जरा सोच के बताइए। तो हम कहते हैं कि साहब रिपल्सिव फोर्सेस कब होता है, जब सिमिलर चार्ज आए तो मेटल की न्यूक्लियाई और लिगेंड की न्यूक्लियाई, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक तो रिपल्सिव ये हुआ, दूसरा मेटल के पास के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के पास के इलेक्ट्रॉन्स, इनके क्लाउड के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होगा। यानी कि अगर अट्रैक्शन कहीं पर काम कर रहा है तो वहां पर बराबर रिपल्सिव फोर्सेस भी काम कर रही हैं, और इनफैक्ट अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस है। तो हम कहेंगे इस प्रक्रिया में जब एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जब मेटल आयन की तरफ लिगेंड आता है, और लिगेंड जब मेटल की तरफ आएगा तो मेटल के जो पांचों डी ऑर्बिटल थे, जिसे हमने कहा था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, उनकी कुछ एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ने के बाद में पांचों डी ऑर्बिटल दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। इस डी स्प्लिटिंग को हम यहाँ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है कि मेटल के हमारे पास में 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स थे। ये देखिए 5 डी ऑर्बिटल्स, ये पांचों ये आइसोलेटेड कंडीशन में है, डीजनरेट है, पांचों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन जैसे जैसे लिगेंड आता है तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है, और इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। यहां पर तो यहां पर अभी भी क्या, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम है, लेकिन इस पार्ट के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हुई, क्योंकि यहां पर अभी भी पांचों डी ऑर्बिटल्स क्या डीजनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे लिगेंड अब पास में आते हैं तो पास में आने पर डी में स्प्लिटिंग हो जाएगी, वे डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। देखिएगा यहां पर हमने कहा ये दो पार्ट Eg और T2G, जैसे कि हमने बात की थी Eg डबली डीजनरेट, दो ऑर्बिटल होंगे dx2-y2 और dz2, और T2G वो तीन तरह के होंगे ट्रिपली डीजनरेट, जिन्हें हम कहेंगे dxy, dyz और dzx। ये हमने बात की ऑक्टाहेड्रल की, आगे हम टेट्राहेड्रल के रेफरेंस में भी इसकी बात करने वाले हैं। फिर से देखिएगा कि यहां पर क्या हो गया कि 5 डी ऑर्बिटल के बीच में स्प्लिटिंग हुई, तो पांचों इन स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो गया, स्प्लिटिंग की वजह से यहां दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और देखिएगा हमने ये कहा, इसे डेल एक सिंबल से बताया है, ये किसे बताता है, तो हमने कहा ये डेल डिनोट करता है दोनों पार्ट T2G और Eg के बीच की एनर्जी के डिफरेंस को। हम इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? शॉर्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसे कहेंगे CFSE। एक और टर्म आगे आने वाली है जिसे हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, लेकिन वो इस टर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर हम कहते हैं T2G और Eg, जो दोनों जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल है उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस, वो कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसे हम कहते हैं या इसे हम डिनोट या सिंबलाइज करते हैं डेल से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के माने जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको CFSE समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे CFSE की कैलकुलेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इन सभी टर्म्स की। थैंक यू।